बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं है। बहुत मुश्किल से उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला है। नाम इनका है शहबाज, रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे PhD कर रहे हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं, डिफरेंट कॉलेजेस अकेडमीज में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस और ये किस तरह जर्मनी में आए एज ए PhD स्कॉलर। तो अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम सलाम हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज भाई, मुझे ये बताइए कि एक PhD ने जो इंस्पायरेंट है, जो न्यू कमर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जी किस तरह वो PhD को सिलेक्ट करे और किस तरह अपने फंडिंग्स को ढूंढे PhD प्रोग्राम्स? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि PhD के हवाले से आपने पहले तो एडमिशन कैसे लेना है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एडमिशन आपने कैसे सिक्योर करना है। एग्जैक्टली। उसके लिए देखें कि ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पर सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म मुझे ये लगता है कि आप यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करें। वहाँ पे आप जाके देखें, कई यूनिवर्सिटीज़ में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, जैसे ज्यूरिख के अंदर EPFL ज्यूरिख है या और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोफेसर को आपने अप्रोच करना होता है। पर प्रोफेसर को अप्रोच करने के लिए भी आप पहले ये देखते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है, ठीक है, फिर आपने MS में रिसर्च क्या की है, और फिर वो रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो किस प्रोफेसर की रिसर्च से मैच कर रहा है। तो फिर आप उस रिस्पेक्टिव प्रोफेसर को आप ईमेल करते हैं, और ईमेल जब आप उसको करते हैं तो आप उसको अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि जी मैंने ये काम किया हुआ है और ये काम आप के काम से मिलता जुलता है या इससे रिलेट कर रहा है, इस हवाले से मेरी इसमें कोई पब्लिकेशंस वगैरह है, तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ आपको हेल्प आउट करती है फिर एक्सेप्टेंस के हवाले से। पर ज़्यादातर केसेस में प्रोफेसर के पास फंडिंग होती है, तो ये बेहतर होता है कि प्रोफेसर को डायरेक्टली अप्रोच किया जाए ताकि वो आपको किसी तरह से फंडिंग दे के आपको मतलब PhD की पोजीशन ऑफर कर सके। ठीक, बहुत ज़बरदस्त तरीके से शहबाज भाई ने समझाया ये सारा प्रोसेस। तो शहबाज भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो टेंशन में होते हैं इस वजह से कि भाई IELTS की रिक्वायरमेंट होगी, GRE की रिक्वायरमेंट होगी। So what do you think about this? Is it really a hurdle or just एक ह्यूमर बना हुआ है लोगों के ज़हन में? आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए सर, मेरा दोस्त लंदन में गया PhD के लिए ऑक्सफोर्ड में ना, तो उसने IELTS का टेस्ट नहीं दिया। तो नॉर्मली PhD के केसेस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि आप उनको बताते हैं कि जी मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी ये बना देती है, और आप ये बताते हैं कि जी हमने रिसर्च पब्लिकेशंस की हैं, तो ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में, क्योंकि थ्रू आउट मतलब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश मेरा। तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम है। GRE तो कनाडा या अमेरिका के लिए चाहिए होता है, USA के लिए, बट मैं फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि IELTS का टेस्ट लाजमी दें, क्योंकि उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शंस जो होती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि IELTS के बगैर भी हो जाता है काम? PhD में IELTS नहीं है, GRE नहीं है, तब भी हो जाता है, क्योंकि मेरा खुद जर्मनी में एडमिशन हुआ तो मैंने मतलब ना कोई जर्मन लैंग्वेज का किया, ठीक है, ना कोई उस तरह मुझे IELTS की ज़रूरत पड़ी। बहरहाल वही मैं आपको कहूँगा कि अगर आप दे दें टेस्ट तो वो अच्छा होता है, वो प्लस पॉइंट। अगर आप जर्मनी में आ रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज सीखें, A1 एटलीस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट, और अगर आप IELTS कर सकते हैं तो वो तो फिर वेल एंड गुड है। तो आप हमें कुछ इंसाइट्स बता सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की फॉर स्कॉलरशिप्स और फॉर फंडिंग, स्पेशली फॉर PhD स्टूडेंट्स, कि मतलब हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि PhD को किस तरह सर्च करना है। वैसे तो आपने एक जनरल सा आइडिया दे दिया कि पहले प्रोफेसर को रीच आउट करना है, यूनिवर्सिटीज़ को देखना है। जी, तो मोस्टली यही है सर, असल में ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे PhD की जो पोजीशंस हैं वो ऑफर होती हैं, जैसे फाइंड अ PhD है, यूरेक्सिस है। यूरेक्सिस जो वेबसाइट है उसमें यूरोप की जो है मोस्ट ऑफ द पोजीशंस जो आती हैं जॉब के हवाले से भी, PhD के हवाले से भी। तो पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि बेस्ट पे ये है कि यूनिवर्सिटी में जाएँ, उसमें आप उस डिपार्टमेंट में जाएँ, जैसे केमिस्ट्री में आपने अप्लाई करना है, फिर आप देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो ब्रांच है, फिर उससे रिलेटेड जो प्रोफेसर है उसको ईमेल करें। तो क्योंकि ज़्यादातर केसेस में प्रोफेसर को अप्रोच करना बेहतर रहता है, पर अगर वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो फिर इन दैट केस आप उसको फॉलो करें, उस प्रोसीजर को। तो रही बात फंडिंग की, फंडिंग आप कुछ केसेस में प्रोफेसर ऑफर कर देता है, कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है, कुछ केसेस में ये होता है कि कोई जर्नल स्कॉलरशिप होती है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखनी पड़ती है,
और कई जगहों पे जैसे अब यूरोप में ये जर्मनी में खास करके कि इंडस्ट्री भी जो है वो पीएचडी ऑफर करती है, तो वो लीडिंग टू जॉब ही होती है फिर, और इन दैट केस वो फंडिंग अच्छी होती है इंडस्ट्री जो ऑफर करती है। और वैसे भी जो है मैरी क्यूरी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, CNRS ग्रुप की, वो बहुत अच्छी फंडिंग देती हैं मैरी क्यूरी की, तो उसको आप सर्च करें। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप्स हैं, HEC की है, PIF की है, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। क्या देखते हैं कि एज ए PhD स्कॉलर देयर इज सम स्कोप इन यूरोप, और व्हाट डू यू थिंक? देखिए PhD का जो एडवांटेज मुझे लगता है उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज इस हवाले से ज़्यादा हो जाती हैं कि आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और आप एकेडमिक साइड पे भी जा सकते हैं, मतलब किसी रिसर्च सेंटर में कहीं पे यूनिवर्सिटी में आप मतलब जो है वो रिसर्च के हवाले से करें या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लग जाएं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती हैं। बताएं कि जैसे मास्टर्स के स्टूडेंट्स आते हैं उनको ब्लॉग अकाउंट चाहिए होता है, जैसे आपने मेंशन किया कि PhD के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लाइक बगैर ब्लॉग अकाउंट के भी लोग आ सकते हैं PhD में, ये अगर आप थोड़ा सा एलुबरेट कर दें। सर मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं जब बाहर आया था तो ब्लॉग अकाउंट या मेरे अकाउंट में भी कोई शायद पैसे ना हो। अच्छा। तो अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह PhD के लिए आए, तो सब चीज़ें मैं यही कहूँगा कि फुली फंडेड ही होता है। ठीक है, तो ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है, और इन केस आप मतलब सेविंग भी कर लेती हैं ठीक ठाक। तो इसमें एक और जो एडवांटेज है जर्मनी का, जहाँ तक, क्योंकि अब आप जर्मनी में, मुझे यहाँ का पता है, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत इजी हैं, आप इजीली कोई पार्ट टाइम जॉब भी हासिल कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर आप के अंदर इतनी मतलब जो है वो हिम्मत है कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप भी आप मतलब पूरी सेविंग की तरफ लेके जा सकती हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब से अपने यहाँ के या जो पाकिस्तान के एक्सपेंसेस हैं वो निकालें, और इवन पार्ट टाइम जॉब से भी आप ठीक ठाक जो है ना वो सेव कर सकते हैं। तो कितने आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम कर सकते हैं और कितना? देखिए जर्मनी में तो ये है कि 20 घंटे हफ्ते के काम कर सकते हैं, और 120 घंटे जो है 120 दिन जो है ना वो आप कर सकते हैं। मतलब 20 घंटे आप अगर हफ्ते के काम करें तो वो महीने के 80 घंटे बनते हैं, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। मिनिमम वेज इधर जो है वो 12 यूरो है, सो राउंड अबाउट आप 1000 यूरोस आप कमा लेते हैं। अच्छा, सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। चलिए हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। फाइनली आपसे एडवाइस जो आप देना चाहें किसी भी न्यू कमर को, आप क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस ये है कि वैसे तो बेस्ट वे ये है कि अगर आप मास्टर्स बाहर से करें और फिर PhD की तरफ जाएं, ठीक ठीक, तो वो उसमें ये होता है कि रिसर्च यहाँ पे ज़रा अच्छी है, तो यहाँ पे आपकी मतलब जो स्किल्स है वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में अब सारी बात है, कुछ लोग जो होते हैं वो फाइनेंशियली उस तरह स्टेबल नहीं होते जो ब्लॉक अकाउंट को शो कर सके, फिर वो स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं, और PhD में फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप के एज कम्पेयर टू मास्टर्स प्रोग्राम। तो इस हवाले से PhD अच्छा है कि आपके पास अगर जीरो मनी है तो इन दैट केस भी आप स्कॉलरशिप गेट करके और आप इजीली आगे मतलब अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी जर्नी यूरोप की तरफ आप चला सकते हैं। So that's all from our side. If you have any question, feel free to ask in the comment box. And इजाज़त दीजिए मुझे और शहबाज भाई को।